आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, एक टॉपर से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो जो पूरे साल पढ़ रहा था। मैंने खुद ने इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू ये चीज़ें यूज़ कर स्कोर करे हैं और मेरे ख्याल से मेरे इनऑर्गेनिक के अंदर 30+ मार्क्स बने थे, 33 समथिंग बने थे फर्स्ट ईयर के अंदर। ये चीज़ें हैं, ये आप ऑलरेडी 12th में पढ़कर आ रखे हो, 11th-12th में। तो इसमें आपको पढ़ने में कोई, और सिर्फ ये नहीं, केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर एस ब्लॉक भी आपने पढ़ रखा है, पी ब्लॉक भी आपने पढ़ रखा है, नोबल गैसेस के बारे में भी आपने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ होता है, छोड़नी ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर से देखो ये कितनी बार पूछा है, 2023 में से क्वेश्चन आ रखा है, 2022 में से क्वेश्चन आ रखा है, 2023 में से क्वेश्चन आ रखा है कि आपको एमओ डायग्राम यानी मॉलिक्यूलर लगाओगे तो आपको सेक्शन सी वाले टॉपिक्स सिर्फ 3 यूनिट के ही पढ़ने हैं। यहाँ पे मैं जो ये रेड बता रही हूँ ये पांचों के पढ़ने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 2 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ आप क्या करो, चैट जीपीटी खोलो, एमओटी डालो, एमओटी के डायग्राम्स के लिए उसको रिक्वेस्ट करो और बस ये जो टॉपिक्स मैंने अंडरलाइन करी डायरेक्ट ये टॉपिक्स के लिए इनको बता दो और मतलब डायरेक्ट उसको टॉपिक बताओ और उससे डिमांड करो कि वो एक आंसर जनरेट करके दे दे 500 शब्दों का, क्योंकि सेक्शन सी के अंदर आपको 500 वर्ड्स लिखने होते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू बीएससी बीएड सिंप्लीफाइड, जहां मैं ज्ञान बांटने का काम करती हूं क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जिन्हें प्रिपेयर करके आप एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जिनका टारगेट अभी सिर्फ ये है कि कैसे भी करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हम पास कर लें। अगर आप बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से परेशान हो और आपको समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना इन टॉपिक्स को, तो केमिस्ट्री को पास करना आपके लिए काफ़ी हद तक इजी हो जाएगा। अब एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि चाहे आप ये वीडियो एग्जाम से 2 महीने पहले देख रहे हो या फिर 2 हफ्ते पहले देख रहे हो और या फिर 2 दिन पहले भी देख रहे हो ना, तो आप इजीली केमिस्ट्री के अंदर स्कोर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे जो मैंने कलर कोडिंग कर रखी है, अलग अलग कलर्स मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ये समझने में कि क्या मैंने इधर रंग बिरंगी इनके साथ होली खेली हुई है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या इन कलर्स का मतलब है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 कलर्स को मोस्टली यूज किया है। उन 3 कलर्स में जो रेड कलर है वो इंडिकेट करता है सेक्शन सी को, जो ग्रीन कलर है वो इंडिकेट करता है सेक्शन बी को, और जो येलो कलर है वो इंडिकेट करता है सेक्शन ए को। अब जिनको ये नहीं पता कि सेक्शन सी क्या है, बी क्या है, ए क्या है, उनके लिए मैं ये बात बता देती हूँ कि जो आपका पेपर है, कोई भी पेपर है, चाहे केमिस्ट्री का है, चाहे फिजिक्स का है, चाहे मैथ्स का है या फिर बायो का भी है, तो वो सारे ही पेपर्स एक पैटर्न में चल रहे हैं। उस पेपर पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न के 3 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 10 आएंगे और एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल जो आपका सेक्शन ए है वो 10 मार्क्स का सेक्शन बन जाता है। उसके बाद सेक्शन बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते हैं, यानी कि ये सेक्शन आपके 15 मार्क्स का बन जाता है। और सेक्शन सी में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आते 5 है, जिसमें से आपको करने 3 होते हैं और 3 जो क्वेश्चंस होते हैं हर क्वेश्चन का नंबर 5 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपको 15 मार्क्स इस सेक्शन में भी मिल जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, सेक्शन सी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अटेम्प्ट 3 ही क्वेश्चन करने हैं और आपको 15 नंबर मिल रहे हैं। वहीं आपको सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और उसके आपको 15 नंबर मिलेंगे। सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद में आपको 10 नंबर ही मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सी हमारी नजर में होता है। अगर आप ये अच्छे से कवर कर लेते हो तो बहुत ही आपके लिए आसानी हो जाती है करने में। अब मैं आपको इसके पीछे की एक साइकोलॉजी बताती हूँ। जैसे कि जो 10 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, जो सेक्शन ए में आते हैं, वो हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। अब आपकी 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन टोटल आते हैं। ठीक है, और सेक्शन सी के अंदर भी आपके पास में टोटल आते 5 क्वेश्चन है, जिसके अंदर से आपको करने 3 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चन आते हैं ये हर यूनिट से एक क्वेश्चन आता है। और अगर आपने कोई 3 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है तो आप सेक्शन सी अच्छे से अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन बी के अंदर भी हर जो क्वेश्चन होता है, जैसे एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1, उसके और में एक और क्वेश्चन दे रखा होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके और में एक और क्वेश्चन दे रखा होता है सेक्शन बी के अंदर। तो सेक्शन बी के अंदर भी देखा जाए तो हर यूनिट में से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको एक अटेंड करना पड़ता है। तो अगर आप एक साफ बात सी देखो तो हर यूनिट का कैसे मेजर करोगे आप, हर यूनिट में से सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी के अंदर
आएंगे 2 क्वेश्चन जिसमें से करने एक है, और सेक्शन सी के अंदर भी आएंगे 1 क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ये एक हो जाएगा 3 मार्क्स का और ये हो जाएगा 5 मार्क्स का, यानी कि टोटल हम देखें तो 10 मार्क्स की आपकी एक यूनिट एवरेज में बैठ रही है। ठीक है, एवरेज में ये आपकी बैठ रही है। तो देखा जाए तो आपका मेन टारगेट सेक्शन सी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हर यूनिट से एक क्वेश्चन आता है और आपको करने कितने क्वेश्चन होते हैं? 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो मेन टारगेट आपका क्या हुआ कि आपको 3 यूनिट कोई बढ़िया से प्रिपेयर कर कर जानी है। उन 3 यूनिट से ना सिर्फ आप सेक्शन सी के 3 क्वेश्चंस यानी कि 15 मार्क्स स्कोर कर पाओगे, साथ ही आप सेक्शन बी के भी 3 क्वेश्चंस यानी कि 9 मार्क्स स्कोर कर पाओगे और सेक्शन ए के 6 क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। यानी कि अगर आप सिर्फ 3 यूनिट पढ़कर जाते हो तो भी आप एग्जाम के अंदर 30+ मार्क्स ला सकते हो आउट ऑफ 40। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। ये जो जो भी पॉइंट्स मैंने मार्क कर रखे हैं, ये मैंने मार्क कर रखे हैं। जो रेड कलर में है वो सेक्शन सी के लिए है, जो ग्रीन कलर में है वो सेक्शन बी के लिए है, और जो येलो कलर में है वो सेक्शन ए के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस हिसाब से कलर कोडिंग करी है। अब अगर आप 2 महीने पहले ये वीडियो देख रहे हो तो आप इजीली तीनों सेक्शन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ये जितने भी मार्क किए हुए टॉपिक्स हैं इन सब टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास में खूब टाइम है तो आप आसानी से ये सब चीजें कवर कर सकते हो। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप बहुत टाइम है, इनफ टाइम है, आप इसके अंदर पास इजीली कर सकते हो। पास नहीं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 40 में से आप अगर 30+ भी ले आते हो तो ये बहुत अच्छा स्कोर है ब्रो। अब हम आगे चलते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो 2 हफ्ते पहले ये वीडियो देख रहे हैं, अब ये बहुत ही ज्यादा संकटमयी सिचुएशन में है, तो ये सेक्शन ए को एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं। इनका मेन टारगेट रहना चाहिए सेक्शन सी और सेक्शन बी। अगर ये इन सेक्शंस को अच्छे से स्कोर कर लेंगे तो भी आप लोग 30+ स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों सेक्शन 15-15 नंबर के हैं। और कुछ तो इसमें भी आएगा ना, जब सेक्शन सी पढ़ोगे, सेक्शन बी पढ़ोगे और उसी से रिलेटेड सेक्शन ए में क्वेश्चन आ गया तो कुछ तो इसका भी अटेंड कर ही आओगे, तो आप इजीली 30+ तब भी स्कोर कर सकते हो। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये वीडियो आप सिर्फ 2 दिन पहले देख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही दुख की बात है कि आपके पास में ये लेट पहुंची या फिर पहले पहुंच गई थी और आपने पढ़ा नहीं, तो आपके लिए ये दुख की बात है ऑब्वियसली। बट इट्स ओके देन ऑल्सो। आप सेक्शन ए को और बी दोनों को स्किप कर दो। अभी आपका सिर्फ पास होना है और पास के लिए सेक्शन सी जो है वो आपके लिए इनफ है। साथ में जो सेक्शन ए है वो आपके लिए एक टाइप से बोनस की तरह काम करेगा। अगर आप सेक्शन सी के साथ में ए को भी कवर करते हो, बी कवर करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो कैसे आपको क्या क्या चीजें, कौन से सेक्शन ए के लिए टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से सेक्शन सी के लिए पढ़ने हैं, बी के लिए पढ़ने हैं, वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 से। आपको इतना तो सबको पता ही है कि हर पेपर के अंदर आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो पहली यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो भी चीजें हैं ये आप ऑलरेडी 12th में पढ़कर आ रखे हो, 11th-12th में। तो इसमें आपको पढ़ने में कोई, और सिर्फ ये नहीं, केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर एस ब्लॉक भी आपने पढ़ रखा है, पी ब्लॉक भी आपने पढ़ रखा है, नोबल गैसेस के बारे में भी आपने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो यूनिट 3 है उसमें भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल्स फोर्स, स्पेस लेटिस, यूनिट सेल और काफ़ी सारी चीज़ें और भी है, फायंस रूल, बॉर्न हेबर साइकिल, ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी 11th में पढ़कर आ रखे हो। एसिड बेस एक नया टॉपिक लगता है, बट इसके अंदर भी लुईस कॉन्सेप्ट, अरेनियस, ब्रोंस्टेड लॉरी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा होता है। और फिर आती है हमारी केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आप ऑलरेडी पढ़ के आ रखे हो, क्लास 12th चैप्टर नंबर 8 था मे बी। तो आप ये चीज़ ऑलरेडी पढ़कर आ रखे हो, तो आपको ये चीज़ें पढ़ने में, ये चीज़ वापस से रिकॉल करने में बस थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आप पढ़ रखे हो। तो आपके पास में हो सकता है काफ़ी बच्चों के पास में इसके नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हो, कुछ नया नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप ये सोच रहे हो कि 12th की थोड़ी ना आएगी फर्स्ट ईयर के अंदर, बट जो टॉपिक्स अगर यहाँ दे रखा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अगर वो आपने 11th में पढ़ा था तो वो सेम ही है, चेंज नहीं है। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी उस चीज़ के नोट्स अवेलेबल हैं तो आप नए नोट्स को मत तलाश करो, उन्हीं नोट्स के थ्रू अपना टॉपिक्स को पढ़ो, जो जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे मार्क किए हुए बता रही हूँ वो सब। तो पहले हमारा जो टॉपिक है जो सेक्शन सी के लिए यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ ऊपर लगा हुआ है प्रिंसिपल के नीचे, ये देखिए ये रहा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, और उसके स्क्वायर का, वेव फंक्शन के स्क्वायर का सिग्निफिकेंस इसके अंदर सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एमओटी, यार ये तो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये तो 12th में भी इंपॉर्टेंट थी और ये अभी भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक कि 3rd ईयर में भी
इंपॉर्टेंट है, थर्ड ईयर में तो पूरा यूनिट ही एमओ3 पर बेस्ड है, तो ये चीज तो आपको छोड़नी ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर से देखो ये कितनी बार पूछा है, 2023 में इससे क्वेश्चन आ रखा है, 2022 में इससे क्वेश्चन आ रखा है, 2023 में इससे क्वेश्चन आ रखा है कि आपको एमओ डायग्राम यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं O2 माइनस के, N2F2 के और CO प्लस NO माइनस के, ठीक है। ये आपको डायग्राम बनाने एक एक बार ये पूछ रखा है। 2024 में भी एक क्वेश्चन आया था एमओटी से रिलेटेड जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, एंड ऑल्सो अभी मेरे पास में उसके पेपर नहीं है, 2024 और 25 के मेरे पास में अभी नहीं है, बट मैं सुन जल्दी से जल्दी जितना मेरे से हो पाएगा मैं वो पेपर भी लाकर आपको एक अलग उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, जैसा भी टाइम के अकॉर्डिंग मेरे पास में पॉसिबल हो पाएगा, मेरे पास टाइम होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। बट जब ये क्वेश्चन 3 साल आ चुका है ऑलरेडी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो ये 2 टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं फॉर सेक्शन सी। सेक्शन बी के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी अपन सेक्शन सी करेंगे, क्योंकि सेक्शन सी में 15 मार्क्स आएंगे 3 क्वेश्चंस के थ्रू, तो आपको फाइनल करना पड़ेगा कि आपको कौन सी 3 यूनिट करके जानी है इन 5 में से, ठीक है। अपना दिमाग लगाओगे, जिसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी लगाओगे तो आपको सेक्शन सी वाले टॉपिक्स सिर्फ 3 यूनिट के ही पढ़ने हैं। यहाँ पे मैं जो ये रेड बता रही हूँ ये 5 के पढ़ने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको सेक्शन सी में सिर्फ 3 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट के अंदर 2 हो गया, अब इसके बाद में आ जाता है सेक्शन यूनिट 2 के अंदर आ गया स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ज़ीनॉन कंपाउंड्स। इससे रिलेटेड इन दोनों में से अभी तक नहीं पूछा गया है। 2021 के अंदर सेक्शन बी में एक बार ये पूछ रखा है, 2022 में सेक्शन सी में पूछ रखा है ज़ीनॉन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बॉन्डिंग के बारे में और इनके डायग्राम्स, इनकी स्ट्रक्चर बॉन्डिंग के बारे में पूछ रखा है, XeF2, XeF4, XeF6, XeO2F2, XeO3, ठीक है, इनके बारे में पूछ रखा है। इसके बाद में अगर हम यूनिट 3 पे चलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर आपके फायांस रूल के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ रखा था सेक्शन सी के अंदर। इसके अलावा और आ रखा था आपके सिमेट्री एलिमेंट्स इन क्रिस्टल्स, ठीक है, और पाउडर मेथड, ठीक है, एक्सरे डिफ्रेक्शन का जो पाउडर मेथड है उसके बारे में भी पूछ रखा था, और एक्सरे डिफ्रेक्शन के बारे में तो पूछ ही रखा था। ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में भी आ रखा है, बट ये मैं मार्क करना भूल गई आई थिंक, बट ब्रैग इक्वेशन के बारे में मेरे ख्याल से 2024 में आ रखा है, मेरे टाइम में आया था, क्योंकि मुझे ये टॉपिक अच्छे से याद नहीं था। और उसके बाद में पाउडर मेथड ये तो बता ही दिया मैंने, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अरे यार ये तो कब से पढ़ते आ रहे हो आप, ये तो 11th 12th दोनों में पढ़ी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद में आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 विच इज एसिड्स एंड बेसिस। इसके अंदर काफी सारी थ्योरीज दे रखी है एसिड बेस से रिलेटेड, ठीक है। अरेनियस की थ्योरी, अलग अलग लोगों की थ्योरी है, अरेनियस की थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी की थ्योरी है, लक्स फ्लड की थ्योरी है, सॉल्वेंट सिस्टम, ल्यूइस की थ्योरी है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसे हम मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस के अंदर पियर्सन की थ्योरी आ जाती है। तो उसके अंदर से आपको सेक्शन सी के लिए ब्रॉन्स्टेड-लोरी, और अगर मैं आपको कहूँ इसके साथ साथ आप ल्यूइस कॉन्सेप्ट की थ्योरी भी पढ़ लेना, क्योंकि जो चीज सेक्शन बी में पूछी जा चुकी है वो कभी भी सेक्शन सी में पूछी जा सकती है। तो ब्रॉन्स्टेड और ल्यूइस की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर सेक्शन सी। तो आप ये अच्छे से करना सेक्शन सी के लिए, अगर आप ये वाली यूनिट उठाकर पढ़ते हो तो। और साथ में सी पार्ट के अंदर, यूनिट 4 के सी पार्ट के अंदर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स विद रेफरेंस टू अमोनिया, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2, तो ये वाला भी सल्फर डाइऑक्साइड और लिक्विड अमोनिया वाला भी टॉपिक सेक्शन सी के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट 5 के अंदर। यूनिट 5 के अंदर केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, मैग्नेटिक बिहेवियर और इनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि यहाँ पर मैंने मार्क क्यों नहीं कर रखा, बहुत कम मार्क क्यों कर रखा है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं वो आपको कोई एलिमेंट दे देंगे या कोई कंपाउंड दे देंगे और आपसे उसके पूछ लेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या फिर इसकी कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो सेक्शन सी के अंदर आपको 3 यूनिट प्रिपेयर कर जानी है, उसमें ये वाली तो बहुत इंपॉर्टेंटली कर ही लेना। क्यों कर लेना, 1 यूनिट तो ये तैयार कर जाना, क्यों? क्योंकि ये आपने अभी 12th के अंदर पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 8 आपने पढ़ा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें से डी ब्लॉक तो आपके फर्स्ट ईयर में आ गया और अब जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा वो आपके सेकंड ईयर में आ जाएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर आपके पास में नोट्स अच्छे से अवेलेबल हैं तो आप इधर से पढ़ लेना, अदरवाइज मेरे पास में अवेलेबल हैं, आप कमेंट करके बताना, मैं टेलीग्राम चैनल पर वो नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। कुछ नया नहीं है, मैं आपको बता दूं, कुछ नया नहीं है, सिर्फ वही चीजें हैं जो 12th में आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो। तो इसमें मैंने मार्क इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसमें से अलग अलग क्वेश्चन आ रखे थे, जो क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज से थे। कभी कोई पूछ रहा था कि इस कंपाउंड का कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज बताओ, या इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, या ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, या इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताओ। तो मेनली आपकी प्रॉपर्टीज पर ही बेस्ड है, तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ये वाली यूनिट, और ये वाली यूनिट पढ़ने में आपको जोर भी नहीं आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़कर आ रखे हो। तो बस इसलिए आपको इसके अंदर
ध्यान देना है कि अपनी जो 12th क्लास के अंदर जो भी आपके नोट्स अवेलेबल हैं, नहीं है तो कमेंट करना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। उन नोट्स के थ्रू आप इन चीज़ों को कवर करने का ट्राई करें। तो एक तो यूनिट आपको ये करनी ही करनी है, 3 यूनिट्स मैंने बताई है ना आपको। उन 3 यूनिट्स में से एक यूनिट तो आपको ये कवर करनी ही करनी है। उसके अलावा जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, ये भी आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ी थी। 11th में क्यों? क्योंकि ये बेसिक है, केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट यहीं से शुरू होता है। तो ये भी आपने 11th में पढ़ी थी, और एमओटी आपके आगे भी चलकर बहुत काम आएगी। सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर आगे भी चलकर बहुत काम आएगा। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंटली पढ़नी है, अभी के रिस्पेक्टिव से भी, आगे के रिस्पेक्टिव से भी, और इसलिए भी क्योंकि आप ये ऑलरेडी पढ़कर आ रखे हो। फिर हम चलते हैं, जो तीसरी यूनिट आपकी इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ लेनी चाहिए, वो है यूनिट 4 एसिड एंड बेसिस। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, ये अभी तक आया नहीं है अपने 11th-12th में, ये चीज़ इतनी थी नहीं, और ना ही ये आगे आने वाले सालों में केमिस्ट्री के अंदर मिलेगा। तो इसको पढ़ने का मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, और ये बहुत ही मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको तो ज़रूर ही पढ़ना, और इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इनकी थ्योरीज को याद करना है कि किसने क्या थ्योरी दी। तो उस चीज़ को याद करके आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे सेक्शन सी की, और वो वाली यूनिट्स की जो आपको 3 यूनिट कवर करनी है। उन यूनिट्स की मैंने कौन कौन सी 3 यूनिट बताई? एक मैंने बताई यूनिट नंबर 1, एक बताई मैंने यूनिट नंबर 4, और एक 5। ये तीनों यूनिट्स आपके लिए बहुत इजीली पड़ेंगी, मैं बता रही हूँ। आप इनको बिना झिझक के प्रिपेयर कर सकते हो। अब वो बच्चे जो 2 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ, आप क्या करो, चैट जीपीटी खोलो, एमओटी डालो, एमओटी के डायग्राम्स के लिए उसको रिक्वेस्ट करो, और बस ये जो टॉपिक्स मैंने अंडरलाइन करी, डायरेक्ट ये टॉपिक्स के लिए इनको बता दो, और मतलब डायरेक्ट उसको टॉपिक बताओ, और उससे डिमांड करो कि वो एक आंसर जनरेट करके दे दे 500 शब्दों का। क्योंकि सेक्शन सी के अंदर आपको 500 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो आप उनको कहो, और इसलिए अगर आप 2 दिन पहले देख रहे हो, तो आपके पास में और कोई चॉइस भी नहीं है, और कोई रास्ता भी नहीं है, आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक। तो चलिए अब अपन देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन। सेक्शन बी के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास में कौन सा कलर कोड है? कलर कोड है ग्रीन कलर। ठीक है, तो ग्रीन कलर आप ये देख रहे हो, ग्रीन कलर और येलो कलर दोनों में मिक्स है, यानी कि ये सेक्शन बी में भी आ रखा है और सेक्शन ए में भी आ रखा है। तो चलिए अब अपन इसको समझते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव्स, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसके अलावा ग्रीन में है वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, शेप्स ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, और वेस्पर थ्योरी। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा नाम है जो आपने नया नया सुना है? डी ब्रॉगली का नाम नया सुना है, या हीजनबर्ग का नाम नया सुना है, या वेस्पर थ्योरी का नाम नया सुना है, या हाइब्रिडाइजेशन पहली बार सुना है? ये वही चीजें हैं जो आप ऑलरेडी 11th के अंदर पढ़कर आ रखे हो। 11th के नोट्स अगर संभले में हैं तो आप उनसे भी इनको कवर कर सकते हो। कोई नंबर नहीं काटेगा आपका, कुछ भी आपके गलत नहीं जाएगा, क्योंकि वही चीज इसके अंदर है जो उसमें थी। और ये बात आपको बहुत लेट समझ में आएगी, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी नए नए नोट्स की ही तलाश करी थी कि यार 11th-12th का मैटर फर्स्ट ईयर में थोड़ी ना सेम होगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत लेट पता चला, लेकिन मैं हूं आपको ये बात बहुत जल्दी बताने के लिए कि वही सारे टॉपिक्स आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। तो आप इसके अंदर वही सारी चीजें पढ़ लेना। सेक्शन बी के अंदर आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव्स के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है उसमें भी पढ़ लेना। शेप्स के बारे में और वेस्पर थ्योरी के बारे में इंपॉर्टेंटली पढ़ लेना। 2 थ्योरी है, एमओटी और वेस्पर थ्योरी। एमओटी सेक्शन सी पे डोमिनेशन कर रही है अपना, और वेस्पर थ्योरी सेक्शन बी में डोमिनेशन कर रही है अपना। तो ये आपके हो गए यूनिट 1 के सेक्शन बी वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर हमारे आ जाते हैं यूनिट 2 के सेक्शन बी के टॉपिक्स, विच इज डायगोनल रिलेशनशिप, फंक्शन इन बायोसिस्टम्स, और उसके अलावा डायगोनल रिलेशनशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही डायगोनल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, एस ब्लॉक का भी और पी ब्लॉक का भी। इसके बाद में आ जाता है हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन डाइबोरेन। बोरोन डाइबोरेन के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनके बारे में भी एक शायद शॉर्ट नोट्स या फिर कुछ ऐसा चीज सही आ रखा था सेक्शन बी के अंदर। इसके बाद में एक आ जाता है हमारा सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन, व्हाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलरलेस। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कलरलेस क्यों होते हैं, बिना रंगहीन क्यों होते हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चन आ रखा है, सेक्शन बी में आ रखा है, और ये येलो मार्क कर रखा है इसके पीछे, यानी कि ये सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में ये क्वेश्चन आ रखा है। सॉरी, ए सेक्शन बी और सेक्शन ए दोनों में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, इसके बाद में अपन बढ़ते हैं यूनिट 3 में। इसके अंदर सेक्शन बी के अंदर आ रखा है लेटेस्ट डिफेक्ट के बारे में, फाजान्स रूल के बारे में, बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में भी इसके अंदर पूछ रखा है। बॉर्न हेबर साइकिल तो बहुत आसानी से आप कवर करना, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और इसको कवर करके आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। बार बार पूछी हुई, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बार बार सेक्शन बी में ये पूछी हुई है। इसके बाद में आ जाता है हमारा यूनिट 4, विच इज एसिड एंड बेसिस। इसके अंदर वही चीजें, ब्रॉन्स्टेड लोरी तो आपको पढ़नी थी, और ल्यूइस कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना था। जो चीज सेक्शन सी ए में है, सॉरी बी में है, वो सी में कभी भी आ सकती है, जो सी में है वो बी में आ सकती है। तो ये आदान प्रदान हो सकता है सेक्शन बी सी के अंदर। तो आप ये पढ़ लेना, लक्स फ्लड की थ्योरी पढ़ लेना। और जब लक्स फ्लड की पढ़ोगे, ब्रॉन्स्टेड की पढ़ी रहे हो, ल्यूइस की पढ़ी रहे हो, तो एक बेचारे अब अरेनियस को क्या कर दोगे छोड़कर, छोटी सी है वो तो, स्टार्टिंग वाली होती है ना, तो वो तो छोटी सी होती है, तो ये पढ़ लेना, छोटी सी थ्योरी है इसकी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड एंड बेसिस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड
BRF3। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना टॉपिक। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए हो और मैं चेक करूंगी मेरे पास में अवेलेबल होंगे तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड इट यू। आप मुझे एक कमेंट करना, क्योंकि अब मेरे भी नोट्स जहाँ रख रखे होंगे वहां से निकालने में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। तो अगर चाहिए होंगे, वास्तव में लोगों को नीड होगी, मैं तभी मेहनत कर निकाल कर PDF बनाकर अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। आप जस्ट कमेंट कर देना, आपको कुछ नहीं करना, आपको कमेंट करना है, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर उसके बाद में आता है यूनिट 5 नंबर। यूनिट 5 है, उसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ये सेक्शन B, ये सेक्शन C और सेक्शन B, C, A सबको मिलाकर आपको ये पूरी यूनिट ही पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर ये 4-5 बातें होती हैं हर के अंदर। अगर आप एक यूनिट अच्छे से कवर कर लोगे तो आपका ही फायदा है। उस यूनिट के सेक्शन A के क्वेश्चन भी आपके सही होंगे, सेक्शन B के क्वेश्चन भी आपके सही होंगे और सेक्शन C के क्वेश्चन भी आपके उस यूनिट के सही होंगे। ये यूनिट आप कंप्लीट कर ही लेना, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं हम सेक्शन A के ऊपर, ठीक है। सेक्शन A का कलर है हमारा येलो। अब बचे हुए सारी चीजें, क्वांटम नंबर्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो दोनों में यहाँ रखा है, सेक्शन B और A दोनों में है। आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये चीजें आपको इसके अंदर भी कवर करनी है। इसके अलावा इसके अंदर सेक्शन A से आ रखा है बोरेजीन, कार्बाइड्स और व्हाई अल्कली मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, कलर ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। ये डायरेक्टली नहीं दे रखी है सिलेबस के अंदर, बट ये क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर साइड में लिख दिया है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आ रखे हैं लेटेस्ट एनर्जी के। यूनिट 3 में से क्वेश्चन आ रखे हैं लेटेस्ट एनर्जी के। अब लेटेस्ट एनर्जी के बारे में कहीं स्पेस लैटिस है, यूनिट सेल है, ठीक है, लेटेस्ट डिफेक्ट्स है, बट कहीं पे भी डायरेक्टली लेटेस्ट एनर्जी नहीं दे रखा है। तो वो आपको लेटेस्ट एनर्जी के बारे में डेफिनेशन पूछ रखी है सेक्शन A के अंदर, ठीक है। इसके अलावा डेफिनेशन पूछ रखी है शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में सेक्शन A के अंदर, जो कि लेटेस्ट डिफेक्ट का ही एक टाइप है, तो उसके बारे में सेक्शन A के अंदर शॉर्ट की डिफेक्ट में पूछ रखा है। अब आप देखो लेटेस्ट डिफेक्ट क्या है, सेक्शन B का क्वेश्चन है। इसमें आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, इसके टाइप्स पढ़ोगे, उन टाइप्स की डेफिनेशन पढ़ोगे, तभी तो सेक्शन B का एक पूरा आंसर लिख पाओगे। ये चीज तो पूरी पढ़नी पड़ेगी और उसी के अंदर में से बीच में से निकाल के शॉर्ट की डिफेक्ट आपको दे दिया है। तो मैं यही कह रही थी कि अगर आप सेक्शन C अच्छे से कवर कर रहे हो, C की 3 यूनिट अच्छे से कवर कर रहे हो, तो उन 3 यूनिट्स में से सेक्शन C के अलावा सेक्शन B का पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा और सेक्शन A का पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये 3 यूनिट तो आपको बिल्कुल छोड़नी नहीं है, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। इसके बाद में जो सेकंड और थर्ड यूनिट है, इनके आप ये जो सेक्शन A के टॉपिक्स है, जो मैंने येलो मार्क कर रखे हैं, वो टॉपिक्स आप करके चले जाओगे तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, एक टॉपर से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो जो पूरे साल पढ़ रहा था। मैंने खुद ने इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू ये चीजें यूज कर स्कोर करे हैं और मेरे ख्याल से मेरे इनऑर्गेनिक के अंदर 30+ मार्क्स बने थे, 33 समथिंग बने थे फर्स्ट ईयर के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 में, एसिड एंड बेसिस, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेसिस एंड हार्ड सॉफ्ट। इसके अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ कौन से, अब आइडेंटिफाई हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस, ठीक है। सेक्शन A के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, आपको कुछ एक एसिड और बेसिस के नाम दे देंगे, आपको बताना है उसमें से कौन सा हार्ड एसिड है, ठीक है, कौन सा उसमें से सॉफ्ट एसिड है, या फिर कौन सा उसमें हार्ड बेस है, या फिर कौन सा उसमें सॉफ्ट बेस है, ठीक है। ये चीजें आपको उसके अंदर आइडेंटिफाई करनी होती है। एक जो चीज आपका इसके सिलेबस में नहीं दे रखा है, यूसैनोविच कॉन्सेप्ट। जैसे ब्रॉन्स्टेड लोरी की थ्योरी है, अरेनियस की थ्योरी है, लक्स फ्लड की थ्योरी है, ल्यूइस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पियर्सन्स का हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स है। उसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में लिखा होना चाहिए था, वो है यूसेनोविच कॉन्सेप्ट। इसके बारे में बुक्स में भी पढ़ाया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग से ऐड किया है। एक यूसेनोविच कॉन्सेप्ट आपको पढ़कर जाना ही है, क्योंकि आप 4th यूनिट अच्छे से कवर करने वाले हो, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। इसके बाद में आ जाता है यूनिट 5 और इसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर या तो हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस चीज पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए।